पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। और हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। धान की पौध को कीट मुक्त रखने के लिए उसकी रोपाई से पहले और बाद में किए जाने वाले जरूरी कार्य। आम का नया बाग स्थापन करते समय कुछ ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। शक्ति चलित चाप काटर की विशेषताएं और उपयोगिता। जैसा कि देखने में आ रहा है कि हमारे अधिकांश किसान भाई इस समय धान की रोपाई करने में लगे हुए हैं और कुछ किसान भाई इसकी रोपाई कर भी चुके हैं। तो वो अपनी धान की फसल को कीटों से मुक्त रखने के लिए उसकी रोपाई से पहले और रोपाई के बाद कौन कौन से जरूरी कार्यों को अपनाएं, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर आरपी मौर्य। नर्सरी से पौधा जब मुख्य खेत में लगाने के बाद हमें कीड़ों के लिए लगातार निगरानी की आवश्यकता पड़ती है। इसकी निगरानी करने के लिए हमें जो प्रमुख कीट जैसे है धान का तना छेदक, उसके निगरानी के लिए गंधपास बाजार में उपलब्ध है। तो उस गंधपास को हम लोग खेत में लगा देते हैं जिससे कि उस कीड़े के आगमन की निगरानी की जा सके। गंधपास लगाने के लिए हम धान के जो कैनोपी है, धान के ऊपर 45 सेंटीमीटर ऊपर तक हम गंधपास को लगाते हैं। धान की रोपाई के बाद जब फसल 1 महीने की हो जाए तब फेरोमोन ट्रैप लगाएं। और कीटों के प्रकोप का पता लगाने के लिए पहले 1 हेक्टेयर में 2 से 3 ट्रैप लगाएं। यदि कीट ट्रैप में अधिक फंस रहे हैं, उस दशा में फेरोमोन ट्रैप की संख्या बढ़ाकर 8 से 10 कर लें, जिससे शुरू में ही इन पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सकेगा। उसके बाद तना छेदक और पत्ती मोड़क कीट के नियंत्रण के लिए जैविक नियंत्रक कीटों का प्रयोग करते हैं, जिसमें ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम, ट्राइकोग्रामा किलोनिस के जो वयस्क हैं उनकी 1 से 1.5 लाख वयस्क प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में हम छोड़ते हैं, जिससे कि जो भी तना छेदक का जो अंडा है और जो पत्ती मोड़क का जो अंडा है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ पर भी अभी तक कीटनाशक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम निगरानी लगातार कर रहे हैं और जैविक नियंत्रकों का प्रयोग कर रहे हैं तो हम आसानी से तना छेदक कीट को और पत्ती मोड़क कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। ब्राउन प्लांट हॉपर या वाइट बैग्ड प्लांट हॉपर, इसका जब प्रकोप शुरू हो जाता है खेत में तो हम क्या करें कि इसको खेत में ना आने के लिए सबसे पहले हम पौध से पौध की दूरी है वो ज़्यादा रखें कि ये इसमें स्पेसिंग ज़्यादा रहे। स्पेसिंग ज़्यादा रहने से इस कीड़े का अटैक कम होगा। अगर इस कीड़े का अटैक एक जगह हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए कि खेत में से पानी तुरंत निकाल देना चाहिए। अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग जिसको बोलते हैं। पानी जब खेत में रहेगा तो इसका प्रकोप ज़्यादा हो जाएगा। जब प्रकोप इसका हो जाए तो खेत थोड़े दिन के लिए सूखा छोड़ देते हैं, तो क्या होगा कि इनका जो पॉपुलेशन है वो मर जाती है। अगर इस विधि के द्वारा ब्राउन प्लांट हॉपर को नियंत्रित नहीं किया जाता, नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कीटनाशकों का ही प्रयोग करना पड़ेगा। रासायनिक का प्रयोग हमें तभी करना है जब हम जो मैंने विधियां बताई हैं उससे कीड़ों का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।
के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जो भी बागवान भाई आम का नया बाग स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें इस समय बाग के रेखांकन, गड्ढे की तैयारी और प्रजातियों के चुनाव इत्यादि पर विशेष ध्यान देना होगा। तभी वो जो पौधे रोपेंगे वो ठीक तरह से स्थापित हो पाएंगे। इसलिए बागवान भाई आम का नया बाग स्थापित किस तरह से करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए मिलते हैं कृषि ज्ञान केंद्र उजियानी बदायूं के डॉक्टर अजय सेन चौधरी से। जो किसान हमारे बगीचा लगाना चाहते हैं उसके लिए अभी से जो है तैयारी करना शुरू करें। एक तो जिस खेत में जो है बगीचा लगाना है वो प्रॉपर रूप से जो है एक समतल हो, जिससे पानी खेत के चारों तरफ जो है पहुंच जाए और हर कोने में जो है पानी की व्यवस्था जो है हर हालत में होनी चाहिए। पानी का साधन भी सुनिश्चित होना चाहिए। फिर बात आती है खेत का रेखांकन, जिसको लेआउट मानते हैं हम। तो लेआउट करने के लिए एक सामान्य रूप से जो है हमारे यहाँ जो व्यवसायिक आम की जातियां हैं उनमें खास करके लंगड़ा है, चौसा है, दशहरी है, बम्बई है, इनको लगाया जाता है। तो आम तौर पे हम मान के चलते हैं कि दशहरी का बगीचा अधिकतर लोग लगाते हैं। तो दशहरी सामान्य रूप से 10 बाई 10 मीटर की दूरी पे, लाइन से लाइन मतलब 10 मीटर और पौध से पौध 10 मीटर की दूरी पे लगाते हैं। और इसी तरह लंगड़ा और चौसा के जो है पेड़ थोड़ा सा बड़े होते हैं या बम्बई के थोड़ा बड़े होते हैं, उनको 12 मीटर की दूरी पे जो है लगाया जाता है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि 10 मीटर की दूरी पे कास्कार जो है लगाते हैं। तो ये जिस खेत में हम लगाने चल रहे हैं, कास्कार हमारे लगाने चल रहे हैं, खेत के चारों तरफ 5 मीटर छोड़ना चाहिए। मतलब खेत का एक कोना अगर हम पकड़ते हैं मतलब पूरब या उत्तर की दिशा में, तो वहाँ से 5 मीटर जो है दोनों तरफ जो है मेड़ से छोड़ करके फिर रेखांकन शुरू करें। फिर 10-10 मीटर की दूरी पे लाइन बनाएं और उन लाइनों में 10-10 मीटर की दूरी पे पौधों का जो है जहाँ पर पौधे लगाने हैं वहाँ पर निशान बनाएं। उन निशानों पर खूंटियाँ गाड़ दें और खूंटी गाड़ने के बाद वहाँ पर 1 मीटर व्यास का 1 मीटर गहरा गड्ढा की खुदाई करना चाहिए। इस तरह से गड्ढे की खुदाई कास्कार भाई अगर जिन्होंने नहीं किया है, कास्कार भाई हर हालत में कर लें। फिर गड्ढे की भराई मानसून से पहले गड्ढे की भराई हर हालत में आवश्यक है, गड्ढे की भराई कर देना चाहिए। बाग लगने के 1-1.5 महीने पहले मई महीने में गड्ढे की खुदाई कर खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे कीड़े एवं उनके अंडे सूर्य की तेज गर्मी व हवा से खत्म हो जाएं। नीचे और ऊपर की मिट्टी से कंकड़ पत्थर चुनकर फेंक दें। खुदाई के 15 से 20 दिन पश्चात नीचे की मिट्टी में 40-45 किलोग्राम कंपोस्ट खाद मिलाकर पुनः गड्ढे में भर देना चाहिए और अच्छी तरह दबा देना चाहिए। फिर ऊपर की मिट्टी में 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 15 से 20 किलोग्राम कंपोस्ट खाद तथा क्लोरोपाइरीफास को थोड़े से पानी में मिलाकर मिट्टी में मिलाकर गड्ढे में भरना चाहिए और पैरों से दबा देना चाहिए। गड्ढा जमीन की सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर तक ऊपर भरना चाहिए। इस तरह से मिट्टी में जो है इस मिश्रण को मिला करके गड्ढे की भराई करें और फिर भराई करते हुए ध्यान रखें गड्ढा जो है जिस ठीक तरीके से भर जाए और थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ होना चाहिए, जिससे बारिश अगर आएगी तो गड्ढा अगर जो है दबेगा तो उसी जमीन के लेवल के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से गड्ढे की भराई करने का उचित समय है, इस समय कर लें। फिर ध्यान ये रखें मानसून का जब ढलान हो, मैंने कहने मतलब मानसून की शुरुआत में पौधों की रोपाई नहीं करनी चाहिए, मानसून की ढलान पर ही पौधों की रोपाई करना है। कहने मतलब कि अगस्त के अंत में आप जो है पौधों की काश्तकार भाई हमारे रोपाई उनकी जो है करें। तो अच्छी नर्सरी से पौधे ला करके रोपाई करना है, जहाँ पर 1 साल के पौधे हों, मतलब 1 साल पहले की जो कलम बंधी है और उसमें ठीक कलम हो, उनमें जो जुड़ाव हो ठीक तरीके हो और जो ऊपर की जो शाख ली गई है उसमें वो मदर प्लांट जो है जो अच्छा होना चाहिए, मतलब उनकी फलत अच्छी हो, उनका कलर डेवलपमेंट, उनकी साइज अच्छा हो उनके फलों की। ऐसे पौधों की जो है मदर प्लांट से जो है पौधे तैयार किए गए हों, मतलब ये ध्यान रख करके ही पौधों को खरीदना चाहिए। दूसरा एक और ध्यान रखना है कि पौधा लगाते वक्त दशहरी अगर एक तरफ से पूरा बगीचा काश्तकार हमारे लगाते हैं तो ये ध्यान रखें 10% पेड़ उसमें बम्बई के लगाने हैं। तो बीच बीच में प्लानिंग इस तरह से करें
कि दशहरी के बीच में बीच में जो है बम्बई के पौधे लगाएं, बम्बई हरा के, और इसी तरह लंगड़ा और चौसा के अगर बगीचा पूरा लगाना है तो उसमें काश्तकार भाई हमारे ध्यान रखें कि दशहरी के 10% पेड़ जो है उसमें बीच में लगाने हैं, जिससे पर परागण की क्रिया फलों में जो है जब पौधे फलत वाले हों उसमें होती रहे, जिससे फलत अच्छी मिले। तो ये ध्यान में रख करके पौधों का जो है जो प्लानिंग करें उसमें इस तरह से करके अगर लगाएंगे तो आगे चल करके देखेंगे कि बहुत अच्छा जो है बगीचा आपका जो है फलत देगा। साथ साथ ये भी देखा गया है कि इन क्षेत्रों में खास करके ये रोहिलखंड जो मंडल है यहाँ पर बली हुई ज़मीन बहुत ज़्यादा है, तो शुरू में ही लगाते वक्त कॉपर सल्फेट जो तूतिया है बारीक खूब पीस करके और हल्का सा चूना, मेरा कहना मतलब यह है कि जो गमोसिस की समस्या इस क्षेत्र में बहुत देखी गई है, तो पौधा लगाते वक्त ही उसमें कम से कम प्रत्येक थाले में 25 ग्राम जो है तूतिया और इसके आधी मात्रा जो है भुजा हुआ चूना की मिला करके और पौधा लगाने से पहले ही उसमें जो है ज़मीन के अंदर जो है देना चाहिए। फिर उसके बाद पिंडी को जो है उसमें ठीक प्रॉपर रूप से जो है बैठालना चाहिए, जिससे आगे चल करके गमोसिस की समस्या खेत मतलब पौधों में दिखाई न पड़े। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में अगर करके काश्तकार हमारे पौधे लगाएंगे तो देखेंगे कि आगे चल करके गमोसिस की समस्या नहीं आएगी, पौधे भी अच्छी चलेंगे। और एनपीके की मात्रा भी शुरू में ही थोड़ी सी मात्रा जो है देनी चाहिए, जिससे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास की कमी जो है शुरुआत में पौधों को जो है नहीं होने पाए। तो इस तरीके से बगीचे का जो है रोपण जो है काश्तकार भाई हमारे करेंगे। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के अधिकतर किसान खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं और इनसे अधिक दूध का उत्पादन लेने के लिए इनके आहार में हरे चारे का समावेश भी करते हैं, और ये हरा चारा काटकर खिलाना दुधारू पशुओं के लिए लाभदायक भी होता है। लेकिन हस्तचलित चाप कटर से चारे को काटने में श्रम एवं समय दोनों ही अधिक लगते हैं, और इसी वजह से हमारे कृषि अभियंताओं द्वारा शक्ति चलित चाप कटर मशीन का निर्माण किया गया है। तो ये शक्ति चलित चाप कटर मशीन कैसे काम करती है और इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार। किसान भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज हम लोग देख रहे हैं कि चैफ कटिंग माने कुट्टी को कैसे काट करके गाय को खिलाएंगे और कितने बड़े कुट्टी खिलाएंगे, कितना साइज का कुट्टी होना चाहिए जिससे कि हमारा जो मवेशी है वो खाए, बढ़िया से खाए और बढ़िया से दूध मिल सके। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कुट्टी काटने की मशीन है। कुट्टी काटने की मशीन दो तरह का होता है, एक तो सिलेंडर टाइप का होता है और एक फ्लाईव्हील टाइप का होता है। या तो उस सिलेंडर टाइप में भी आप पावर लगा सकते हैं और एक फ्लाईव्हील टाइप में भी पावर लगा सकते हैं। पावर मीन्स या तो मोटर से चलाए या फिर डीजल इंजन से चलाए, किसी भी तरह उसको पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं, बेल्ट के द्वारा, बेल्ट पुल्ली के द्वारा, चेन स्प्रोकेट के द्वारा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पावर जो चालित कुट्टी काटने की मशीन है, इसमें मुख्यतः एक मोटर लगी होती है, मोटर 3.5 HP हॉर्स पावर की होगी लगे, और उसमें बेल्ट के द्वारा इसको पावर दिया जाता है। और ये फीडिंग यूनिट है, जो भी हमारा जो घास काटते हैं या पुआल लाते हैं जिसको काटना है कुट्टी के लिए, वो इसमें रखते हैं। और इसमें एक चेन टाइप का लगा हुआ है, क्रोल चेन लगा हुआ है, जिससे कि वो करके चला जाता है। इसको लगाने से ये फायदा है कि जब कुट्टी काटने की जो मशीन होती है, मैनुअल चलाए या पावर ऑपरेटेड, तो उसमें हाथ कटने की ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए ये जो चेन बनाया गया है, इस पर हम लोग रख देते हैं, ये चेन होता जाता है और ये फिर सिलेंडर अंदर में जाता है जहाँ पर कि फीडिंग यूनिट में, और वो जाने के बाद वहाँ पे एक ब्लेड लगा हुआ है, 2 ब्लेड इसमें लगा हुआ है, और वो ब्लेड क्या करता है कि कुट्टी को काटता है। कुट्टी को काटने के बाद आगे की जो ऊपर लगा हुआ है, इससे हम वो कुट्टी ऊपर में वो थ्रो करता है, फेंक देता है। तो हम लोग अगर देखें इसका कि चूंकि पावर ऑपरेटेड है,
तो इसका मुख्यतः अगर 1 घंटा में देखें तो 3 से 4 क्विंटल तक ये कुट्टी काट सकता है। और इसी में अगर कुट्टी की साइज की बात करें, मवेशी के लिए है, उसमें आप देखेंगे तो नंबर ऑफ जो कुट्टी का जो साइज है वो बढ़ाते घटाते, अगर नंबर ऑफ ब्लेड अगर ज़्यादा लगा दे तो कुट्टी का साइज छोटा होने लगेगा, और अगर कुट्टी नंबर ऑफ ब्लेड को घटा दे, अगर 2 लगाए 1 लगाए तो कुट्टी का साइज बढ़ जाता है। तो जैसा आपको ज़रूरत है, जिस हिसाब से ज़रूरत है आप उसको वैसा काट सकते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा कि आप अगर जो मोटर है उसकी आरपीएम बढ़ा दें, अगर स्पीड बढ़ा दें, यानी कि जो इस पर पावर जो दे रहा है वो उसके जो हमारी जो फ्लाईव्हील है उसके घूमने की जो स्पीड बढ़ जाएगी, तो उससे भी कुट्टी का जो कटा हुआ जो कुट्टी आता है उससे साइज घट बढ़ सकता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका करीब, अगर अनुमानित हम मूल्य बताएं यहाँ पे, तो करीब ये 10 से 12 हज़ार में ये मशीन आता है। और इसमें इसके अलावा मोटर आप जैसे लगा सकते हैं, पावर अगर ट्रैक्टर से दे सकते हैं तो ट्रैक्टर के जो पीटीओ शाफ्ट होते हैं उस पर आप पुल्ली लगा दें और पुल्ली से बेल्ट के द्वारा इस पर दे सकते हैं, या पावर टिलर आपके पास है तो उससे आप दे सकते हैं पावर, जिससे कि ये चलता है और चलने के बाद वो कुट्टी की कटाई अच्छी तरह से करता है। इसका अगर रख रखाव की बात करें तो रख रखाव इसमें कुछ नहीं है। अगर जहाँ पे आप देखेंगे कि जो गियर शाफ्ट लगा हुआ है वहाँ पे लुब्रिकेशन डाल देते हैं, मोबिल डाल देते हैं, और जहाँ पे 2 शाफ्ट अगर मूव कर रहा है तो वहाँ पे हम लोग ग्रीसिंग जहाँ पे डालना है वहाँ पे ग्रीस डाल देते हैं। काटने की मशीन है, ये एक फ्रेम लगा हुआ है, फ्रेम में 4 पहिया लगा हुआ है। इस पहिए से हम इस कुट्टी काटने की मशीन को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं, और कहीं भी उसको मोटर से या ट्रैक्टर से या पावर टिलर से उसको पावर ड्राइव देंगे और ये आराम से काम करेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है पाली खुर्द जिला इटावा के कृषक अवध नरेश ने। यह मेंथा की फसल से तेल निकालने की विधि के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अवध नरेश जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अक्सर देखने में आता है कि कुछ किसान भाई अज्ञानतावश या लापरवाही के कारण अपनी मेथा की फसल से अधिक और अच्छी क्वालिटी का तेल प्राप्त नहीं कर पाते, जिसके कारण उन्हें आर्थिक रूप से हानि का सामना करना पड़ता है। इसीलिए किसान भाई इस तरह की समस्या से बचने के लिए फसल की कटाई से लेकर उससे तेल निकालकर उसे भंडारित करने की प्रक्रिया तक कौन कौन सी बातों को अमल में लाएं, आइए जानते हैं। देखिए, किसान भाइयों को मेंथा का तेल निकालने की सावधानियां खेत से ही शुरू कर देनी चाहिए। खेत में कटाई करते समय इस बात का ध्यान देना ज़रूरी है कि उनकी पत्तियां गिर तो नहीं गई हैं, और पत्तियां खेत में गिरें उससे पहले ही कटाई कर देनी चाहिए। उसके बाद उनको देखना है कि मेंथा की जो फसल है बड़े ढेर में इकट्ठी करके नहीं डालनी चाहिए, यानी कि इसका पर्पज़ ये है कि हल्की सी सुखाना ज़रूरी है। अगर छाया में सुखाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ढेर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फसल को सड़ाने की तरफ ले जाए। ये सावधानी खेत से शुरू कर देनी चाहिए। और उसके बाद आता है ढुलाई का कार्य। ढुलाई का कार्य भी बहुत बड़े बड़े ढेरों में या बहुत बड़े ट्रकों में या ट्रॉली में भर के नहीं करना चाहिए, जिससे कि अंदर उसमें एक तरह से सड़न जैसी स्थिति न पैदा हो जाए। उसको हमेशा फसल को डिस्टिलेशन के आसपास पतली परत में डालना चाहिए। अब बात आती है टैंक को भरने की। टैंक को भरने की जहाँ तक बात है, टैंक को दबा के भरना चाहिए और टैंक में बिल्कुल भी हवा इधर उधर से पास ना हो। अगर नीचे से गर्मी दी जा रही है तो पूरी जो हमारा साग है उसको गर्म करते हुए जो भाप है ऊपर की तरफ चले, एकदम भाप कहीं साइड से ना निकल जाए, तो उसकी दबाना का कार्य जो है वो और अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से कर देना चाहिए। पानी हमेशा जो हमारी साग है उसके नीचे रहना चाहिए,
अब बात आती है इसको साग को भरने के बाद इसका जो ढक्कन है बहुत अच्छी तरह से कस देना चाहिए, जिससे कि कहीं से भी जो भाप है उसके निकलने की गुंजाइश ना रहे। इसके बाद जो अगली सावधानी ये है कि जो भाप जाती है उसके बाद कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर में किसी भी तरह का अवरोधन नहीं होना चाहिए। अगर कंडेंसर में कोई अवरोधन है और आगे उसकी भाप नहीं निकल पा रही है तो कई बार ब्लास्ट हो सकता है, उससे जानमाल का खतरा भी हो सकता है। तो उसमें कोई अवरोधन नहीं होना चाहिए, जो हमारी भाप है आराम से सर्कुलेट यानी कि बहती रहे। और उसके चारों तरफ जो ठंडे करने वाला पानी है नियमित रूप से बहते रहना चाहिए, वहाँ का पानी गर्म नहीं होना चाहिए। अगर कंडेंसर के चारों तरफ बहने वाला पानी गर्म हो जाएगा तो तेल की जो मात्रा है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद आता है कि तेल और पानी ठंडे होने के बाद एक जगह इकट्ठे होते हैं, जिसको कहते हैं हम रिसीवर। रिसीवर में इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारा तेल ऊपर ना आ जाए, जिससे कि हमारा जो पूरा रिसीवर जब ऊपर तक भर गया है तो उसको एक तरफ से जो नाली सी बनी रहती है उसको बंद करके तेल को ऊपर बार बार निकालते रहना चाहिए। अब बात आती है कि तेल को निकालने के बाद रखना है। रखते समय इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि उसमें पानी ना रहे। पानी अगर तेल में रहता है तो ये तेल की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालता है। अगर थोड़ा बहुत पानी रहता है या बाई चांस रहने की संभावना रह जाती है तो हम 1 लीटर में 2 मिलीग्राम सोडियम सल्फेट डाल देते हैं, जो कि अतिरिक्त थोड़ा बहुत पानी होता है उसको सोख लेता है। इसके अलावा भी अगर पानी की कोई संभावना है तो उसको सेपरेटिंग फनल से अलग कर लेना चाहिए और पानी अलग करने के बाद ही तेल को स्टोर करना चाहिए। तो अब बात करते हैं आसवन संयंत्र के बारे में। तो किसान भाई, मेथा की फसल से तेल निकालते समय होने वाली विभिन्न तरह की घटनाओं से बचने और उससे अधिक तेल प्राप्त करने हेतु आप कौन से आसवन संयंत्र को प्रयोग में लाएं, आइए जानते हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल सीधी बात है कि आधुनिक संयंत्र को ही लगाना चाहिए। अब किसान भाई इस बात पर ध्यान देते हैं कि कम खर्चे में काम चल जाए, लेकिन किसान भाई अगर लंबे समय के हिसाब से देखेंगे तो इस संयंत्र में भी कोई खर्चा ज़्यादा नहीं है। ये कुल मिला के लोहे की ही कीमत है। ये संयंत्र अगर आपका 10 साल चलेगा तो आपके जो कम वजन वाले, जिसको कह सकते हैं पतले लोहे वाले संयंत्र हैं, वो 4-5 साल में ही बदलवाने पड़ जाते हैं या उनकी पैंदी खराब हो जाती है। दूसरा क्या है कि उसमें जो सुरक्षा के जो पूरे इंतजाम नहीं होते हैं, इसलिए हम यही कहेंगे कि आप ये जो आधुनिक संयंत्र है जिसमें सभी चीज़ें एक मानक के अनुसार तय की गई हैं और सुरक्षा के पूरे प्रबंध हैं, तो इन्हीं को लगाएं और तेल भी ज़्यादा निकलता है। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है लेख राजपुर जिला मैनपुरी के कृषक मोहित कुमार ने। यह गर्मी के मौसम में मधुमक्खी एवं मधुमक्खियों की देखरेख प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो मोहित कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा जानते हैं कि मधुमक्खी पालन जो है हम लोग जो है व्यावसायिक रूप में कर रहे हैं और मधुमक्खियों से जो है आपको विभिन्न तरह के उत्पाद मिलते हैं, जैसे कि मधुमोम, प्रोपोलिस, पॉलन और मधुविष। जैसा कि देखने में आ रहा है, अभी गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और इसके कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में मधुमक्खी पालक भाई अपनी मधुमक्खियों को इसके द्वारा होने वाले कुप्रभाव से बचाने हेतु उनके बक्सों का किस तरह से प्रबंधन करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, देखा जाता है कि मधुमक्खी का जो गर्मियों में और बरसात में उनको खाना नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जो है मधुमक्खी कम क्रियाशील हो जाती हैं। इस सीजन के लिए जो है आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी और विशेष संक्रियाएं अपनानी पड़ेंगी। किसान भाइयों, जैसा देखा जाता है कि गर्मी के सीजन में जो कि सबसे अच्छा तापमान मधुमक्खी पालन का वो 25 डिग्री के आसपास है। गर्मी में हमारे यहाँ लू चलती है और तापमान करीब 40 से ऊपर रहता है,
इस दशा में मधुमक्खी का जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचता है उनकी कॉलोनियों को। तो जहां छायादार जगह हो, जहां तापमान 30 के आसपास हो, वहां पे मधुमक्खी के बॉक्सेस को रखना चाहिए और गर्म तापमान और लू से मधुमक्खी के बॉक्सेस को बचाना चाहिए। रही बात बरसात की, तो बरसात जून के आखिरी सप्ताह में जब प्रारंभ होगी तो उस समय भी जो है आपको बरसात से मधुमक्खी के बक्सेस को बचाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए आप जो है उसको छायादार जगह या मधुमक्खी के बॉक्सेस पे पॉलीथीन से कवर करके उनको बचा सकते हैं। अब बात करते हैं आहार प्रबंधन की। तो मधुमक्खी पालक भाई गर्मी और बरसात के मौसम में मधुमक्खियों से अधिक और अच्छी क्वालिटी का उत्पाद प्राप्त करने के लिए उनका किस तरह से करें आहार प्रबंधन, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, मधुमक्खी के भोजन के लिए आपको खास ध्यान देना पड़ेगा बरसात और गर्मी के मौसम में। तो आपको क्या करना है कि सबसे अच्छा जो फूल इस समय है, जो सबसे ज़्यादा भोजन उनको दे सकता है, वो है सूरजमुखी। सूरजमुखी का फूल जो है आप लगाएंगे तो उस फूल, क्योंकि पीले रंग का होता है, जो कि बहुत ही खास रंग होता है मधुमक्खियों के लिए, मधुमक्खियाँ उस पर बहुत आकर्षित होती हैं और उसमें एक फूल पे कम से कम 10 मधुमक्खी आराम से बैठ जाती है, क्योंकि बड़े होने की वजह से वो फूल मधुमक्खी पालन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जीनिया, गजेनिया जो है और कॉस्मोस पीले रंग का फूल जो है वो भी आप लगा सकते हैं। ये तीनों जो फूल की वैरायटीज़ हैं ये पीले रंग की होती हैं, जो मधुमक्खी को बहुत लुभाती हैं और मधुमक्खी पालन में आपका ये फूल की किस्में जो है वो आपको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। इसके साथ साथ बरसात में जो होता है उस समय भी फूल की उपलब्धता कम होती है, इसलिए खाने की उपलब्धता भी कम हो जाती है। तो बरसात में भी जो है आपको फूल के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग करनी है कि उस समय भी जो है मधुमक्खियों को फूल मिले और भोजन मिले। इसके लिए आपका पॉपुलर है, टीक का पौधा है, इसके साथ यूकलिप्टस है। ये तीनों पौधे जो है बरसात के आसपास के समय फूल आते हैं इसमें, और ये तीनों पौधे बरसात के समय मधुमक्खियों को खाना पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप अलग से चीनी का घोल बनाकर मधुमक्खी के जो बॉक्सेस हैं आपके, उसमें जो है एक कटोरे में रख सकते हैं, ताकि वो चीनी का घोल से अपना जो है भोजन प्राप्त कर सके। और पानी की व्यवस्था गर्मी में आपको उनके बॉक्सेस के आसपास और बॉक्सेस में भी कर सकते हैं आप, ताकि वो मधुमक्खी जो है गर्म हवा और लू से परेशान न हो और खाना की जो अभाव मिलता है, पानी का अभाव होता है इस सीजन में, उससे जो है उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता नोट कर लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, annadata.up@the-ft.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसानों की आर्थिक सहायता हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर जानकारी। कद्दूवर्गीय सब्जियों में फल मक्खी कीट से नुकसान एवं उसका नियंत्रण। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।